नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो ये हमारा 5वां टेस्ट है। 4 टेस्ट हो चुके हैं और 10 टेस्ट पहले हुए थे, 2 प्रीवियस ईयर के टेस्ट थे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देर करते हुए चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में कहाँ? महाबलीपुरम में। कहाँ? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ठीक, अब महाबलीपुरम में तो ये है, ये 7वीं शताब्दी में जो है पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है, के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो हमारा सौर मंदिर के बारे में हमने जान लिया। आगे है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो कंटक शोधन नामक साम्राज्य का प्रचलन मौर्य वंश में था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में था, याद रखिएगा। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय तथा धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति का पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो हड़प्पा की जो सबसे प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, ये कांसे की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? कांसे मतलब ब्रॉन्ज। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से, जो मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। 20 मई था उस दिन। क्या? 20 मई। ठीक, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1948 पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। ठीक, आगे है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी डी सावरकर ने दी थी। ठीक है, वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी है, क्या? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इस हत्या के आरोप में जो है उन्हें 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। कहाँ? लंदन में है पेंटन विले जेल, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मदन लाल ढींगरा को कहाँ फांसी दी गई थी? तो लंदन के पेंटन विले जेल में। ठीक है, पेंटन विले जेल में कब दी गई थी? 17 अगस्त 1909 में। ठीक है, 17 अगस्त 1909 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड किंगहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की थी और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, इस समझौते के तहत क्या हुआ? कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई इसके बाद। ठीक है, आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है?
तो ईरान की सीमा नहीं लगती है, बाकी ये तीनों नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस चोटी में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यह भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी है हमारा राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ये जो है खेतड़ी में, खेतड़ी जो है झुंझुनू जिला में है, तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, जो कि खेतड़ी स्थान है वो तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है। यदि 2 घंटे का अंतराल हो तो देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। एक देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी का 4 मिनट लगता है। जैसे मान लीजिए अक्षांश और देशांतर दिए होते हैं, हाँ, तो आप देखे ही होंगे, जब आप मैप देखेंगे तो ये अक्षांश, ठीक है, ऐसे दिए होते हैं और देशांतर कुछ ऐसे दिए होते हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे। तो अगर ये 30 डिग्री का फासला है, ठीक है, दोनों के बीच में, तो 2 घंटे का समय लगेगा। अगर मान लीजिए जो है देशांतर में, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के लिए अंतराल है कितना, 4 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री का, 1 डिग्री का मान लीजिए अंतर है, तो 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके पश्चात महाद्वीप अगर क्रम पूछे तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगला है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? तो उदय कुमार ने इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है, उदय कुमार ने इसे डिज़ाइन किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में, ठीक है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन 2015 में जो है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कल ही मैंने टेस्ट में बताया था, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो 10 लाख रुपए तक का जो है प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या? तो इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की गई थी, ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें होती है पहली श्रेणी शिशु, ठीक है, शिशु श्रेणी में 50,000 दिया जाता है। कितना? 50,000 रुपये। फिर होती है दूसरी श्रेणी किशोर, किशोर श्रेणी में 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख तक का जो है दिया जाता है क्या, ऋण। और तरुण, तीसरी श्रेणी होती है तरुण, तरुण श्रेणी में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा योजना में 50,000 से लेके 10 लाख तक की श्रेणी तक का ऋण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। लोकसभा में कितनी? 80 सीटें, और राज्यसभा में कितनी? 31, ठीक। आगे है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से लेके ठीक 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो है 56 का 1 के तहत, 56(1) के तहत
आर्टिकल 56 का 1 के तहत जो है वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहता है। अगला है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो 7वीं अनुसूची से जो है यह व्यादेशित है। ठीक, ये अनुच्छेद आर्टिकल 50 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अगला है, वे विषय जिन पर केंद्र राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उसे इसे समवर्ती सूची कहा जाता है। ये गलत लगा दिया मैंने, इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं कम से कम, ठीक है, और दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से जो है अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है? तो सदैव सीधा होता है, ठीक। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये गलत लगा दिया था, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो पारा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु। आगे बढ़ते हैं, की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स मतलब क्या होता है? हड्डियों में सूखापन आने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 31 का सी सही है और 32 का बी सही है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33, 4 और 5 भी खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्व किए गए हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा परोक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? परोक्ष। अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? ठीक है, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अग्रसोची, ठीक है, अग्रसोची कहते हैं, ना कि अग्रगामी। अग्रगामी गलत है, अग्रसोची होगा। जंगल की आग को दावा नल, समुद्र की आग को बड़वा नल, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा? तो इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के तथा धनेश कुबेर का पर्यायवाची है, ठीक। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की जो है रचना है वैदेही वनवास। आगे बढ़ते हैं, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना का मतलब अधिक प्रिय होना, ठीक, अधिक प्रिय होना। आगे देखिए, पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम और फिर उसके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। लिखा है, ड्रीम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिंस द ईगो आर द डायरेक्टर ऑफ एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप इन न्यूरल pathways have a run of their own. Thus, a day-long experience of the exciting memories are the driving force for the internal dreams. However, when there is a tremendous thinking activity or sanium of particular thought during waking time, it leads sometimes its solution dreams, various great invention and discoveries of the world have come through such dreaming process. Why we do not remember dreams have been researched by lots of brain scientists, and there are many reasons. Parts of it is to do with creating long-term memory. Nevertheless, it is आगे है,
The dream that we remember that make life interesting. There are many theories of dreams, but we still do not know why we dreams and why most of the time we have random and strange dreams. A possible answer may lie in how synapses behave during sleep. The more we dream during the night, the less restful is sleep. A really restful sleep is deep sleep without dreams. This helps in flushing out of the toxic material from major part of brain. Besides removing the toxins from the brains, the increasing of synaptic cleft may also help in explaining the dreaming process. ठीक है, तो अब इसका प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर जानेंगे। लिखा है व्हाट आर ड्रीम्स, तो ड्रीम्स क्या है? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट डज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट? इट्स द ड्रीम दैट वी रिमेंबर दैट मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग। आगे है सिनोनिम्स देखना है, मतलब पर्यायवाची। एगोनी, एगोनी का पर्यायवाची होता है पेन। ब्राट लिखा हुआ है, ब्राट जो है, तो ब्राट का जो है विलोम देखना है, ठीक है, विलोम शब्द, तो स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, तो उसका आंसर मैंने लगा दिया गया है। जिस तरह बिस्तर गद्दा से संबंधित है, उसी तरह कुर्सी कुशन से संबंधित है, ठीक है। 47 का सी लगा दिया है और 48 का सी लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। 49, 50 भी सॉल्व है। 51 से करंट अफेयर्स के मिश्रित प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था? तो मैसूर में किया था, ठीक है। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है। अगला है मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागसीर नाम है, ठीक। आगे है मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो देवसहायम पिल्लाई को संत घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अच्छा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो INS वल्सुरा को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो उत्तराखंड है, ठीक है। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को CBSE बोर्ड का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो असम जो है, असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मध्य प्रदेश जो है हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बल्कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित पे नहीं दिया जाता, बल्कि रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। शांति हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में दिया जाता है।
ठीक। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, तो काला कौवा है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, रावण, रावण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, तो गुजरात राज्य के तट पे जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है, और इस साल का जो है 2022 की थीम क्या रही है, परिवार और शहरीकरण पूछा जा सकता है, परिवार और शहरीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सलमान खुर्शीद ने ये पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो हैदराबाद FC ने जीता है। ठीक है, हैदराबाद FC ने ये खिताब जीता है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो प्रोफेसर रामदास मिश्रा को जो है 31वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कविता मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। ठीक, अब आगे देखिए, पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और फिर उत्तर जानेंगे। लिखा है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं कि क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की ना जाने कितनी उपमाएँ दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वे अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न है कि क्षितिज किसे कहते हैं, तो क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दें। क्या होता है, जैसे हम खड़े होते हैं तो बहुत दूर देखते हैं, ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो हमसे दूर चला गया है। फिर वो उतनी ही दूरी पे दिखाई दे रहा होता है कि वो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अनंत है। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसने दी है, तो खुली पुस्तक से। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ठीक, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं सबको कि जीने का सबको हक है। ठीक है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है, भय से छुटकारे का आश्वासन। ठीक है, आगे फिर एक गद्यांश दिया गया है, पढ़ेंगे फिर प्रश्न देखेंगे। लिखा है, आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। साहित्य हम किसके लिए रचते हैं, इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं और पढ़ते हैं, राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य की वह बड़ी चीज़ है
जिसके लिए यह सब किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र हैं जिससे मनुष्य का भला न होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, उसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विशिष्ट प्रजाति है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, मनुष्य नहीं। भोजन करना, सोना, वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। ठीक। प्रश्न है, आसमान में मुक्का मारने का आशय क्या है कि निरर्थक कार्य करना। अगर हम आसमान में मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ है। अगला है, बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी नहीं क्या नहीं है? आसमान में मुक्का मारना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे क्या हो? मनुष्य के हित न हो सके। अगला है, अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं, सामाजिक सुधारों से हल हो सकती हैं। ठीक है। मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है क्या? अन्न वस्त्र की पूर्ति। ठीक। अब देखिए 81 से लेके 100 तक के प्रश्न जो दिए गए हैं वो सारे मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, जो कि रेखा चित्रों, पैराग्राफ्स और जो है आलेख पे बने हैं। तो सभी के आंसर लगा दिए गए हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। ये रहे 81 से लेके 85 तक के प्रश्न। ठीक है, जिनका रेखा चित्र ये दिए गए हैं। ठीक। आगे है 86 से लेकर 90 तक के रेखा चित्रों के लिए ये दिए गए हैं। आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी के आंसर दिए गए हैं। 86 से 90 तक के प्रश्नों के आंसर ये रहे। फिर 91 से लेकर 95 तक के लिए तालिका दी गई है। ठीक है, जिनके प्रश्न ये रहे। ठीक है, 91 से 95 तक। और फिर 96 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के लिए ये तालिका दी गई है। ठीक है, देख लीजिए। और उनके प्रश्न ये रहे। ठीक है, तो उम्मीद है आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस डिवाइस में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ना वाइट बोर्ड है ना ही स्मार्ट बोर्ड। तो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके मैं जो है पढ़ा रहा हूँ और आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता सुनिश्चित हो सके। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।